डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, केमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब ये तो लगभग तय हो चुका है, 90% इस बात का संभावना हो चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो जब ऑफलाइन क्लास एग्ज़ाम होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानें और उसका स्टडी कर लें, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। ठीक है, अभी तक तो एक दिमाग में बना हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, मतलब ये लेकर कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब ये लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं हम लोग कि हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला यूनिट है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आप क्या करें, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेज के बारे में पढ़ लें, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लें, मोलर मास पढ़ लें। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और मोलर मास इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, किस तरह से कोरिलेट करता है मॉलिकुलर फार्मूला के साथ, उसको जानें। मोल फ्रैक्शन और उसी के साथ साथ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी। जैसे मोलारिटी नॉर्मेलिटी लिखने आएगा ये ज़रूरी नहीं है, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। तो ज़रूरी क्या है, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, इसका जो फॉर्मूला है आपका, उसको आप पढ़ लें, लिख लें एक दो बारी, तो आपको याद हो जाएगा। बात आई समझ में। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 यानी यूनिट 1। अब देखते हैं यूनिट 2 में हम लोगों का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें सबसे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो आगे का पार्ट्स है उसको आप 10th में भी पढ़ रखा है आपने, इसलिए उसको ज़रूरी नहीं है कि पढ़िए। आप कहाँ से शुरू कर दीजिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़िए और उससे जुड़ा प्रॉब्लम बनाइए। यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है, उससे कैसे करके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे आपको एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, तो उससे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे इजी क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। उसके साथ ही आइसोटोप्स और आइसोबार्स ईजी है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट पढ़ लेना है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पढ़ लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग क्वांटम नंबर नहीं पूछेगा, किसी खास इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर्स पूछेगा, तो सारे क्वांटम नंबर को आपको बताना होता है, जो 4 क्वांटम नंबर हैं। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप क्वांटम नंबर भी नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम बनाते हैं तो इसमें जो आपका एक्सेप्शन है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे क्रोमियम, कॉपर, ये एक्सेप्शन है आपका, तो ज़रूर से पढ़िएगा कॉपर और क्रोमियम का। ठीक है, हॉर्न्स रूल जानिए, अफबाउ प्रिंसिपल क्या है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल पे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम लिखते हैं सबसेल वाइज। तो ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं सही तरीके से, तो अफबाउ प्रिंसिपल आपका खुद से खुद हो जाता है। बात आई समझ में। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना 3 नंबर पे क्या है हम लोग का। 3 नंबर पे आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आप क्या करें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीटी पढ़ लें, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। देखिए, जब इसमें जो आपका पीरियोडिसिटी में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड्स जानना, कि मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम आने पर क्या चेंजेज आता है एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई में, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। अगर आपने ये सारा पढ़ रखा है, इतना पे आपका पूरा बेस बना हुआ रहेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इसी से डिपेंडेंट रहता है। तो आपको बस क्या करना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी वेरिएशन कैसे होता है, एटॉमिक रेडियाई कैसे घटता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, रीजन के साथ, ये ज़रूर याद रखिए। सिर्फ ये मत रटिए कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है और टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। तो ये सिर्फ रटने का नहीं, समझने का है कि क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्टार्ट कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करना है। वैलेंसी जानना है, वेरिएबल वैलेंसी जानिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जरूर से जानिए आप। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ आपको बनाने के लिए आता है, लेविस डॉट जो भी आपके बुक्स में है उसको बनाने का, सॉल्व करने का तरीका जानिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जैसे ही आप बनाएंगे तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब का कॉन्सेप्ट अपने आप आपको आ जाता है, इसलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वो खुद मेंशन रहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे चैनल पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, आप उसे चेकआउट करें, देखें और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, एमओटी। अब देखिए एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ लिया आपने थ्योरी, लेकिन इसके साथ ही साथ एमओटी बनाना आता है, डायग्राम बनाना आता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डायग्राम बनता है, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो आने के बाद ही एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पता आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम सीखिएगा, मतलब 1 से आपका 14 तक का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो दोनों में थोड़ा सा का फ़र्क है। जो आप लिखते हैं ना क्या कहते हैं उसे, जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो चीज़ वो उसमें थोड़ा सा का चेंजेस रहता है, तो उस चेंज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से कीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, वेस्पर थ्योरी पढ़ लीजिए। और एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह का है, तो दोनों को जानकारी में रखिए कि कैसे काम करता है। डायपोल मोमेंट पढ़िए, और उस डायपोल मोमेंट से जो बेस्ड हल्का फुल्का न्यूमेरिकल होता है वो बनाना भी सीख लीजिए। कुछ नहीं है, जितना सिलेबस है इसमें कुछ भी नहीं है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, आप चाहेंगे तो 2 4 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का बच गया स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर 5 है हमारा। तो देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुकस लॉ, एवोगाड्रो लॉ पढ़ लीजिए। और जैसे ही ये सारा लॉ आप पढ़ लेते हैं तो आइडियल बिहेवियर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन आपको आना चाहिए, गैस इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने भी आपको आना चाहिए। देखिए ये जितना भी यहाँ पे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पकड़ता है। न्यूमेरिकल क्या होगा ना, इसमें आपको सारा कुछ दिया रहेगा, कोई एक जो क्वांटिटी होगा वो नहीं होगा, है ना, और उसी को आपको फाइंड आउट करना होता है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको, इसलिए सारे लॉ का जो है कम नहीं, कुछ तो जैसे मैथमेटिकल फार्मूला याद रखिए ना, बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, है ना, मैथमेटिकली कैसे बिहेव करता है। जैसे पी है ना, जैसे बॉयल्स लॉ का क्या है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये ना, तो क्या होगा कि ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको आसान भी लगे, टफ भी नहीं लगे। और वर्ड देना तो अपना काम है, आप अपने से उसको वर्ड दे सकते हैं, और इसके बेस्ड क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। तो इसी लिए यहाँ पे लिखा गया है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। और फिर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, आइडियल बिहेवियर आपने पढ़ा, और डेविएशन क्यों होता है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का चैप्टर 5 से। चैप्टर 6 देख लेते हैं हम लोग, जो है थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको देखिए बेसिक टर्म्स तो आपको आना ही चाहिए, किसी भी टॉपिक में जब आप जाते हैं ना तो उसका बेसिक टर्म जरूर सीखिए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं नॉलेज होगा तो रटना पड़ता है। आप खुद भी इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा कि किसी भी टॉपिक को अगर बीच से आप शुरू करते हैं और कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगा आपके पास, तो उसको रटना पड़ता है, और रटना बहुत पॉसिबल नहीं है साइंस के अंदर, ठीक है। तो बेसिक टर्म जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आप आइए फर्स्ट लॉ पढ़ लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हेस लॉ, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड। देखिए इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन, ये मैंने सब एक ही साथ कर दिया है, इसलिए क्योंकि इन सब से क्या होता है ना कि शॉर्ट नोट्स वाला आता है, शॉर्ट नोट्स लिखना आता है, और कोई मेहनत नहीं है। मतलब एक बारी आप बैठेंगे, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन सब कर लेंगे आप एक बारी में, ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल उसका देखते चले जाएंगे, कोई मेहनत नहीं लगेगा आपको। उसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेना है आपको, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है डीप में, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस भी है आपका, और गिव्स फ्री एनर्जी
ध्यान में रखिए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का यूनिट 6। अब आते हैं हम लोग यूनिट 7 में। ठीक है, तो देखिए यूनिट 7 है हम लोग का क्या, यूनिट 7 है हम लोगों का इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम में देखिए कहाँ से स्टार्ट करिए आप पढ़ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़िए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पढ़िए, जरूर से पढ़िए इसको, क्योंकि इससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आता है आपको। तो केपी और केसी का रिलेशन मतलब याद कर लीजिए, है ना, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन होता है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ उससे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम भी बनाइए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ली चैटेरियल, इससे तो एकदम मस्ट से मस्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अंदर ही आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अंदर ही आता है वो सारा इफेक्ट, इसलिए इसको आपको पढ़ना है। इट मीन्स कि आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो भी है वो आपको यहाँ पे इसी में आ जाएगा। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंजुगेटेड एसिड कंजुगेटेड बेस हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पढ़िए, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इक्विलिब्रियम से मेन टॉपिक्स। अब आते हैं हम लोग 8 पर। यूनिट 8 है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बहुत मेहनत नहीं होगा आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है पढ़ लीजिए, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, और बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन सीख लीजिए। तो बैलेंसिंग का 2 तरीका है, दोनों तरीके से बनाइए। ठीक है, बैलेंस करना आना चाहिए आपको इक्वेशन को, जो भी मेथड से आएगा। अगर मेथड लिख दिया, नाम लिख दिया, तो उस मेथड से बनाना होगा, नहीं लिखा तो आप किसी आइदर वन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आना आपको दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन से, छोटा सा टॉपिक है। बताइए ये आप कितने देर में कर सकते हैं, इसको आप 2 घंटे पढ़ने बैठेंगे ना, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 9 है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब आप पढ़ने बैठेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके बैठते हैं ना, तो किसी खास एलिमेंट के बारे में हो, तो पहले उनका पोजीशन इन पीटी, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, पोजीशन इन पीटी लिखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद उससे रिलेटेड कंपाउंड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसे मेंशन नहीं किया है, वाटर। ठीक है, तो वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो रेंज थोड़ा ज़्यादा है वाटर का, जैसे हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या है, हाइड्रोजन एज फ्यूल, इसको एकदम याद की पढ़िएगा, हाइड्रोजन एज फ्यूल, क्योंकि आज के समय का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि जैसे 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 हम लोगों का क्या हो रहा है, फ्यूल का जो पेट्रोल डीजल ये सब जो है अब ख़त्म होता जा रहा है, तो हम लोगों को ऑप्शन ढूंढना है कि ताकि ये सारा चीज़ ख़त्म होने से पहले हम लोगों के पास ऑप्शन आ जाए कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल का। तो हाइड्रोजन उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसलिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो पार्ट है उसको ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा उसको, आप उसे करने के लिए एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यूनिट 10 में अब, है ना। तो देखिए यूनिट 10 हम लोगों का क्या है, यूनिट 10 में है हम लोगों का एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा, ठीक है, चूँकि हाइड्रोजन को अलग से पढ़ाया गया इसलिए क्योंकि उसका कॉन्ट्राडिक्शन है कि एस ब्लॉक में है, वो पी ब्लॉक की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए वो एक अलग पोजीशन है उसका, तो उसको एक अलग चैप्टर से पढ़ा दिया गया। अब क्या है, आपको चैप्टर 10 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो आपको पता है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, क्या होता है एस ब्लॉक में, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड होता है ना। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड है जिसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो वो हो गया आपका, उसका जानकारी आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, यहाँ बेरिलियम लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम का, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए इस साल के लिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम जानिए, जैसे आपका वॉशिंग सोडा है, NaCl है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये सब जैसे इसका कंपाउंड है, सोडियम अल्कली मेटल है, तो सोडियम का जो कंपाउंड है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेज बहुत आता है, इसलिए एकदम याद से इसको पढ़िए कि किसी भी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का होगा, उसका कंपाउंड होगा, उनके कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर यूजेज, ये आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ जो मेंशन किया है
आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ज़रूर पढ़िए कि क्या यूज़ है अपने बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम का। फिर आपको कैल्शियम का यहाँ पे देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल से दिया है मैंने, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनाने का मेथड और इसका यूज़ ज़रूर आना चाहिए आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज। फिर इसका आप बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पढ़ लेंगे। बस इसको रटना नहीं है, आपको बुक में दिया है या आपने नोट्स बनाया है, उसको एक बारी अच्छे से समझ के पढ़िएगा और आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर 10 पे, नहीं 11 पे। तो चैप्टर 11 अपने लोग का है द पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक आपने पढ़ लिया, अब पी ब्लॉक की बारी आ गई। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में आप आ जाइए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, तो ये पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रेंडिंग क्या है, मतलब जैसे टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो पढ़ना है आपको। कुछ नहीं है, ये जो आपने पीरियोडिसिटी में ऊपर पढ़ा है ना, अभी जस्ट जो मैंने बताया है आपको पीरियोडिसिटी में कि एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये सब जो वही चीज़ यहाँ पे है, वही कहलाता है ट्रेंड्स, ठीक है। कैसे ट्रेंड करता है उसमें, तो बस वो आकर आपने मेहनत से पढ़ लिया तो यहाँ पे आपको उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बारी सिर्फ देखना होगा और आपके समझ में आ जाएगा अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बोरॉन का पढ़ेंगे, बोरेक्स, बोरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज, जहाँ भी मैंने कंपाउंड दिया है उसका मतलब है कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके यूज़ को पढ़िए। फ्लोरीन्स पढ़ लीजिए, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इनका मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान लीजिए और फार्मूला याद रखिए, वाटर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर आता है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। जनरली गलत हो जाते हैं, बच्चों से कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन्स और जियोलाइट्स ज़रूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा काम आपका। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 12 पे। तो चैप्टर 12 है, देखिए चैप्टर 12 है हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से हो गया, चैप्टर 12 से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है वो जानिए। और ये देखिए अब यहाँ पे एक इन्फॉर्म कर दूँ आपको कि चैप्टर 12 का पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट है, आप जाके देखें, आपके लिए यूज़फुल होगा। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, आयुपैक नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, कंपाउंड का लिखना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना आना चाहिए आपको। इसका आइसोमेरिज्म पढ़िए, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन क्या है, और होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन के अंदर ही आ जाता है कार्बोकटायन, कार्बोअनायन, फ्री रेडिकल। मतलब जैसे मैंने वो सारा कुछ नहीं यहाँ लिखा है, क्योंकि होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन जब आप पढ़ेंगे तो वो खुद से खुद आपको आ जाएगा, कार्बोकटायन, कार्बोअनायन एंड फ्री रेडिकल। फिर आपको इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स का जानकारी होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइप्स है वो आपको देखना है रिएक्शन में, ठीक है। इसलिए यहाँ मेंशन किया मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नहीं ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए लास्ट यूनिट है हम लोगों का 13 जो है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में मैंने पहले ही लिख रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन आएगा तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आना चाहिए। यानी अल्केन्स है तो अल्केन्स का मान लीजिए पहला मेंबर मेथेन है, एथेन है, तो उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यूजेज आपको आना चाहिए। अल्कीन जब आप पढ़ेंगे तो अल्कीन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेज आना चाहिए। और यहाँ देखिए इसके अल्कीन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन शो करता है अल्कीन, तो मर्कोनिकॉफ रूल, एंटी मर्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, ये आपको एकदम रट लेना है, पढ़ लेना है, कोई मेहनत नहीं है। मर्कोनिकॉफ पढ़ेंगे तो उसका उल्टा एंटी मर्कोनिकॉफ आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप मर्कोनिकॉफ को समझ लेंगे तो वो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको पढ़िएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। उसी तरह से अल्काइंस है बच्चों, तो अल्काइंस में भी वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं, मर्कोनिकॉफ रूल यहाँ भी फॉलो करता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं, अल्काइन को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है एरोमेटिक का, ठीक है ना। तो एरोमेटिक के अंदर देखिए एरोमेटिसिटी है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन आता है तो उसी में आपको एरोमेटिसिटी वर्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपके लिए एरोमेटिसिटी जो है
है ना। ये जो एरोमेटिसिटी है इसको ज़रूर से कीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हकल्स रूल इसी में आता है। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग और कार्सिनोजेनिसिटी, टॉक्सिसिटी, ये ज़रूर से आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।